आज के आज के कार्यक्रम में जुड़े समस्त श्रोतागण सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की इस सुंदर शाम में हमारा चर्चा का विषय है बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायक का संघर्ष यात्रा पर चर्चा और उनके साथ साथ योगेंद्र नाथ मंडल जी की जयंती की के ऊपर चर्चा और आप सभी को उनकी जयंती की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय शुद्धोधन बड़वन्ने जी से, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से, उनसे इजाजत लेना चाहूंगी कि क्या सर हम कार्यक्रम स्टार्ट करें। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय शुद्धोधन बड़वन्ने जी। बड़वन्ने जी अगर आप जुड़े हैं तो हैंड रेज कर दीजिए, मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा है। जी जी एनी, ठीक है। माइक को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने माइक को। हेलो, आ रही आवाज हमारी? हाँ बिल्कुल। सबको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, आपका अभी कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कड़ी में आज के कार्यक्रम के हमारे वक्तागण हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगी माननीय हर्षदीप सर को, राज्य कार्यकारिणी सदस्य है उड़ीसा से। तो मैं सर को आमंत्रित करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। आरबीएम द्वारा आयोजित आज का कार्यक्रम का जो विषय है बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायकों का संघर्ष यात्रा एवं योगेंद्र नाथ मंडल जी का जयंती के अवसर पर मुझे मौका दिया गया कुछ बोलने के लिए। सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष को, जिन्होंने दलित, शोषित, वंचित एवं बहुजनों के मुक्ति के लिए कार्य किए हैं, सभी को नमन करता हूं। आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय जी, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, हमारे आरबीएम के राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, आज के वेबिनार का अध्यक्षता कर रहे शुद्धोधन बड़वन्ने जी एवं संचालक उपासिका बहन बबीता चौहान जी को मेरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बहन जी के ऊपर जो लगातार सीरियल वाइज जो चल रहा है, उनका जीवन एवं संघर्ष के विषय में, इसमें कई दिनों से हमारे वक्ता लोग अपना मंतव्य रख चुके हैं, वक्तव्य रख चुके हैं। बहन जी को जानने वाले एवं उनके साथ काम करने वाले इस आरबीएम में बहुत सारे साथी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मान्यवर कांशीराम साहब एवं बहन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम चुके हैं। और हमारे जो संस्थापक जो हैं, उनका तो लंबा अनुभव है कांशीराम साहब एवं बहन जी के साथ काम करने का, क्योंकि ये 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। तो उनका जो अनुभव है, उनका बहन जी को जानना, उनको संघर्ष को समझना व उनका कार्य प्रणाली को जानना तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो दूर का प्रदेश में रहते हैं, हमारे पास उतना जानने का मौका नहीं मिलता है, जान नहीं पाते हैं। इसका कारण ये है
कि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है। अभी ये वेबिनार के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है, इस बात हेलो, थोड़ा वीडियो ऑन कर दीजिए। जी सर। सोशल मीडिया के कारण आज हम बहुत कुछ बहन जी के बारे में, साहब का बारे में, एवं यूपी का राजनीति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। फिर भी हम लोग जो, मैं बामसेब कार्यकर्ता होने के नाते हम सतत प्रयास करते रहते हैं कि बीएसपी बहन जी एवं काशीराम का बारे में हमें कुछ जानकारी मिलता रहे, और उसी के आधार के ऊपर ही हम हमारे मूवमेंट को हम उड़ीसा जैसे राज्य में चलाते हैं। काशीराम साहब का बारे में तो बहुत कुछ किताबों में हम जान पाते हैं, या उनका मीटिंग वगैरह भी हम लोग सुने हैं कि बहुजन संगठक भी पढ़े हैं, तो कुछ जानकारी मिलता है। उसी से हम प्रेरित होके इस आंदोलन में जुड़े रहते हैं। और उसके बाद हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी का जो बहुजन न्यूज आता था, तो वो भी हम थोक में उड़ीसा में मंगा के बांटते भी थे, पढ़ते भी थे। तो उसी आधार पे हमारा जो जानकारी मान्यवर बहन मायावती एवं बीएसपी के बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं, उसी अनुरूप हम लोग काम करते हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों को बधाई दूंगा व धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब एवं बहन जी के साथ काम करने के लिए मौका मिला है। उन लोग वाकई में महान हैं, क्योंकि इस विशाल आंदोलन में उन लोग जो योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किया जाएगा, और उन्हीं कार्य के आधार पर ही हमारा जो मिशन जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो उनका जो अवदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मिशन के लिए। बहन जी का बारे में अगर हम उनको एज ए चीफ मिनिस्टर उनको अगर आकलन करें कि 4 बार का मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसी के अगर ऊपर अगर बहन जी को हम आकलन करें या मूल्यांकन करें, तो हो सकता है हमें कुछ निराशा भी हाथ लग सकती है, या कुछ उनको समझने में भूल चूक हो सकती है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता होने के कारण तो हार जीत तो लगा रहता है। जब जीतते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, जब हार जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, एवं कई प्रकार की अटकलें लगाते रहते हैं। शायद उनका स्ट्रेटेजी में या उनका कुछ भूल चूक रह गया, तो उस हिसाब से अगर जब हम उनको मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। बहन जी को एक हमारे बहुजन आंदोलन का लीडर के हिसाब से अगर हम उनको मूल्यांकन करें तो मेरे हिसाब से ये उचित होगा, क्योंकि वो इस मिशन में चीफ मिनिस्टर होने का पहले आप जैसे सब जानते हैं कि उन्होंने DS4 का, बामसेब का काम करते हुए इस मिशन में जुड़े हुए थे, जो संघर्ष किए थे। तो उस हिसाब से अगर उनको मूल्यांकन किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम उनको सही ढंग से समझ पाएंगे। और इस बारे में हमारे पूर्व का जो सेमिनार हो चुका है, वेबिनार हो चुका है, उसी में बहुत कुछ हमारे साथियों ने बता चुके हैं, और उनका कार्य जो किए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, उस बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं। लगभग वो सभी जानते हैं। मेरा कहने का यह है कि बहन जी जब ये हमारे सामाजिक आंदोलन का नेत्री है, लीडर है, और संघर्ष करके जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हमें इस एंगल से भी देखना चाहिए कि जो सामाजिक आंदोलन में जो जड़ित थे, जो हमारे महापुरुष का आदर्श के ऊपर जो हम सामाजिक आंदोलन
जो चल रहा है, महामानव गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, पेरियर, नारायण गुरु, छत्रपति साहू महाराज, रविदास, बाबा साहेब आम्बेडकर का जो धारा था, क्या उसी धारा में बहन जी जब सत्ता में आते हैं तो उसी विचारधारा को सत्ता में लागू करते हैं कि नहीं करते? इसी रूप से अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो सही होगा। तो मैं जब देखता हूं तो जैसे जैसे हमारे महापुरुषों ने दिशा निर्देश दिए थे, बहन जी भी वैसे ही अपने शासनकाल में, 4 शासनकाल में वही काम किए हैं। इधर से उधर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी डेविएशन नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था, उन्हीं का अनुरूप ही वो भी शासन चलाए हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं, अगर पहला जो है हमारे बहुजन आंदोलन का प्रवक्ता महामानव गौतम बुद्ध, ये जो मिशन का, उन्हीं का काम को, गौतम बुद्ध का काम को महामानव गौतम बुद्ध का जो वाणी था, जो विचार था, उसी को अपना शासन में रिफ्लेक्ट कर पाए कि नहीं, वही हमें देखना चाहिए। अगर उसी हिसाब से अगर हम उनको मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे जो भी काम अपना 4 जो शासनकाल में, जो लगभग 6.5-7 साल का होता है, उसी में जितना काम किए हैं वो बुद्धमय भारत बनाने के लिए भी काम किए हैं। इसको हमें ज्यादा सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं धम्म आने के बाद ही राजनीति होगा। ऐसा उड़ीसा में भी हमारे कुछ दुविधा चलता था कि नहीं, शासन प्रशासन हम कर नहीं पाते, जब धम्म आएगा तो ही हम लोग शासक बन पाएंगे। पर बहन जी ने दिखा दिए कि धर्म ना होते हुए भी, अगर सारी जनता धर्म ग्रहण ना करते हुए भी अगर शासन में आ जाए तो धर्म को कैसे प्रमोट किया जा सकता, उसका उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना के, या हमारे महापुरुषों का नाम पर जिला बनाकर, पार्क बनाकर उन्होंने बता दिए कि अगर हमारे पास सत्ता होगा तो हम धर्म को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने बढ़ा के दिखा दिए। जैसे कि 6 करोड़ लोगों के साथ मैं बुद्ध धर्म ग्रहण करूंगा। तो उनका सपना ये था कि जब हम संपूर्ण रूप से शासन पे आ जाएंगे तो 6 करोड़ लोग वैसे ही जुड़ जाएंगे, क्योंकि राजा का धर्म ही प्रजा ग्रहण करते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो उसी के ऊपर बेस करके काशीराम साहब कहते थे कि हम 6 करोड़ लोगों के साथ धर्म ग्रहण करेंगे। तो बहन जी के भी ऐसा मनसा है कि बहुत बड़े पैमाने पर धम्म दीक्षा लेने की, पर शायद समय अनुकूल नहीं हो पाया है, उसी का अपेक्षा में है। और उन्होंने जो काम किए हैं उसी से लगता है कि अगर और एक पारी अगर उनका सत्ता शासन आ जाए तो वो भी संभव करके वो दिखाएंगे और भारत को बुद्धमय बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज दे पाएंगे। साथियों, बहन जी जो उत्तर प्रदेश में जो बुद्धिस्ट जो प्लेसेस था, वो बहन जी का पहले की बीएसपी का शासन पहले ऐसा ही परित्यक्त अवस्था में पड़ा हुआ था, जाने के लिए रास्ता का सुविधा नहीं था, और फॉरेन से जिन लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत समय लगता था कि भारत में जो बुद्ध का जो स्थल देखने के लिए। तो बहन जी ने अपने शासन काल में सर्किट बनाए, बुद्धिस्ट सर्किट, और उन्होंने सब बुद्धिस्ट जो जगह है, जो कुशीनगर हुआ, सारनाथ हुआ, जितना भी जगह बोध गया तक उन्होंने
एक सर्किट बना के उन्होंने अच्छा रेल का व्यवस्था, रेल जोगाजोग, रेल मंत्रालय से जोगाजोग करके रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी एवं इवन एयर कनेक्टिविटी कर दिए, जिसके कारण लोग भारत आकर हमारे लोगों को बुद्धिस्ट प्लेसेस में जाने का अच्छा सुविधा मिल सके। यही काम उन्होंने किए हैं। और एक तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने 13 अक्टूबर 1997 को लखनऊ का गुलाब वाटिका में एक भाषण दिए थे। वो था भारतीय बौद्धों का अखिल भारतीय महाधिवेशन। उसमें जो भाषण जो दिए थे, उसमें से हमें पता चलता है कि वो बुद्धिज्म को बुद्ध में भारत बनाने के लिए व प्रमोट करने के लिए कितना वो सचेत हैं, इसी से हमें पता चलता है। तो हमारे पास जो उपलब्ध है, मैं उसी के आधार पर मैं आपको उन्हीं का भाषण का भी कुछ बता सकता हूँ। तो उन्होंने वही 1997 को उन्होंने जो भाषण दिए थे, उसी का अंश यही है। तो उससे हमें पता चलेगा कि वो कितना सीरियस थे धम्म के ऊपर। वो कहते हैं कि आप सुबह रेडियो में क्या सुनते हैं, टेलीविजन खोलते हैं तो सुबह 5 और 6 बजे के बीच क्या देखने और सुनने को मिलता है? हरे राम, हरे सीता, जय राम, जय राम, जय श्री कृष्ण, ऐसे आप लोग सुनते हैं। कभी आपने नमो बुद्धाय, नमो भीमाय सुनने को नहीं मिलेगा। जो सरकारी मशीनरी है वह किन लोगों के हाथों में है? वह नमो बुद्धाय और नमो भीमाय वालों के हाथों में नहीं है, क्योंकि यह सारा प्रचार केंद्र की सरकार से कंट्रोल होता है और हमारे हाथ में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का भी सारा प्रसारण सेंट्रल से कंट्रोल होता है। सत्ता आप लोगों के हाथ में आ जाएगी तो आपकी भी बात मानी जाएगी। लोग जयराम, राम सीता, सीताराम के खिलाफ नहीं है, उनकी भी जय जय सीताराम हो, लेकिन नमो बुद्धाय और नमो भीमाय भी होना चाहिए। लेकिन यह रेडियो और टेलीविजन पर तब होगा जब केंद्र की सत्ता में अपने लोगों के हाथों में आ जाती है। उत्तर प्रदेश की मैं मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश में मैं जो कुछ कर सकती थी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए, मेरी सरकार ने वह किया। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अभी 3 देशों का दौरा करके आई हूँ, जिनमें थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया है। मैं मुख्यमंत्री पहली बार बनी और ऐसे प्रदेश की सीएम बनी जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं विदेश भी पहली बार गई हूँ और विदेश भी ऐसे देश में गई हूँ जो बुद्धिस्ट देश है। वहां मैं बौद्ध धर्म की वजह से गई, मैं कोई धन दौलत बटोरने के लिए नहीं गई। इसी बात से हम समझ सकते हैं कि बहन जी अपना मुख्यमंत्रित्व काल में धम्म को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार वो सीरियस थे। और आगे वो भी कहते हैं, जब मेरी सरकार बनी तो मैं श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु वगैरह पूरे क्षेत्र में गई, वहां की सड़कें जल्दी बनवाई, एयर पट्टी की शुरुआत करवाई, मैं खुद उसका उद्घाटन करने गई, बहुत तेजी से काफी काम कराए, अधिकारियों को मैं चुस्त दुरुस्त किया, कहा कि इतने दिनों तो काम टाइम बाउंड प्रोग्राम है, वह रात दिन काम करो। मैं बुद्धिस्ट कंट्रीज में गई तो मैंने वहां के लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश में ऐसा इलाका है जहां लॉर्ड बुद्ध ने 24 मानसून गुजारे, आप उधर आए, हमारी सरकार ने एयर पट्टी बनाई है और 10 अक्टूबर को हम वायुसेना भी शुरू करने जा रहे हैं, वायु सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश का जो बुद्धिस्ट इलाका है वहां पर हमने वायु सेवा की 10 अक्टूबर से प्रारंभ कर दी है। विमान बोध गया से होता हुआ लखनऊ, लखनऊ से कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर वगैरह जाए। विदेश के लोग भी उस इलाके में आसानी से आ जा सकेंगे, क्योंकि पहले कोई एयर की सुविधा नहीं थी तथा बसें में कई घंटे का समय लगता था, रहने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, पानी की, बिजली की, सड़कों की व्यवस्था मेरी सरकार ने की, एयर पट्टी को तेजी से बनवाया गया और उसके बाद वायु सेवा भी प्रारंभ की गई। इस क्षेत्र का भी समुचित विकास संभव हो सकेगा। इससे हम जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने इस चाहते थे, बहन जी ने वही काम करके दिए हैं। साथियों, मैं इसलिए इस बात को कहा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो
एनलाइटेंड इंडिया, बुद्धमय भारत बनाने की जो प्रयास जारी है, उसी प्रयास में शासन प्रशासन हमारे कितना सहायक हो सकता है, इसी के कारण मैं इस चीज को मैं बताना उचित समझा। साथियों, ये तो एक पक्ष गया, और दूसरा ये है कि बहन जी अगर 4 बार मुख्यमंत्री बने, लोग कहते हैं कि बहन जी लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ, उनका लड़ाई है, या समाजवादी का साथ। बहन जी आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा जाता है, कहा जाते हैं। उनका लड़ाई कई मोर्चों पे एक साथ है। एक तो राजनीतिक तौर पे उनको स्वाभाविक उनका लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से है, और भी जो कई पार्टियां हैं उन्हीं के साथ ये राजनीतिक लड़ाई। उसके साथ बहन जी हमारे इस देश का जो महान शत्रु जो बाबा साहब ने बताए थे, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, उन्हीं दोनों के साथ भी वो लड़ाई कर रहे हैं। उनका शासन प्रशासन का जो शैली से हमें पता चलता है, वो ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद और पूंजीवाद से भी लड़ाई कर रहे हैं, कॉर्पोरेट से भी लड़ाई कर रहे हैं, मीडिया से लड़ाई कर रहे हैं, माफिया से लड़ाई कर रहे हैं, और मनी से भी लड़ाई कर रहे हैं। इतने मोर्चे पे एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। उसके सबसे और एक बड़ा लड़ाई जो है, वो हमारे जो अंदर, जो हमारे समाज में जो बैठे हुए जो चमचे लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, उसी दलाल लोगों से भी लड़ाई करके बहन जी हमारा इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और डटे हुए हैं। इस हिसाब से हम उनको मूल्यांकन करना चाहिए। वो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये हमारे सामाजिक नेत्री हैं, और ये समाज में हमारे जो विचारधारा है, वो विचारधारा को फैलाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पे लड़ रहे हैं। इसके लिए हमें उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनका आंदोलन में शरीक होना चाहिए। हमें सत्ता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से कोशिश करना चाहिए, ताकि हम सरकारी पैसों से हम हमारे सामग्रिक विकास कर सकें। सामग्रिक विकास इन द सेंस, जो स्कूल कॉलेज बनाना है, नौकरी देना, वो तो पहले से चर्चा हो चुकी है। हमारे जो महापुरुष का आंदोलन के हिसाब से जैसा मूल्यबोध था, जैसा उनका मोरालिटी था, उसी मोरालिटी का शासन सत्ता इस देश में हो सके, बुद्धमय भारत बन सके, उसमें हम सहायक बन सकेगा। ये पॉलिटिकल टूल्स, पॉलिटिकल सामाजिक आंदोलन के लिए ये एक माध्यम है, राजनीतिक एक माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है। जब इस माध्यम को हम अगर सफलता के साथ उसको हासिल कर लेंगे, तो हमारे महापुरुष जैसा देश चाहते थे, जैसा भारतवर्ष चाहते थे, हम वैसा बना सकेंगे। साथियों, और एक बात इसमें बहुत बड़ी बात यह है, अगर बहन जी, मेरा जितना समझ है, अगर बहन जी कुछ समझौता कर लेते, गलत समझौता कर लेते, तो उनको कोई भी मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो 12 में बाहर रहे, 17 में भी बाहर रहे, अभी 22 में न जाने क्या होगा, पर वो अपना नीति से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा समझौता पूंजीवादियों के साथ, कॉर्पोरेट लोगों के साथ कर लिए होते, तो पैसे का कमी नहीं रहता, और हमें लोग हमेशा शासन प्रशासन में रखते। पर बहन जी की ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये हमारे महापुरुषों का आदर्श के ऊपर ही बनी हुई है। तो इसीलिए हम, बहन जी भी जानते हैं और बीएसपी का बाकी नेता भी जानते हैं, जो डेडिकेटेड नेता हैं, जो मिशन से जुड़े हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि पूंजीपतियों के साथ हम झुकें, क्योंकि काशीराम साहब भी कहते हैं, बहन जी भी कहते हैं, ना हम पूंजीपतियों से कोई पैसा लेंगे, ना उन्हीं से झुकेंगे, उनका पैसे से हम राजनीति नहीं करेंगे। ये सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर उन्हीं का पैसे से अगर हम राजनीति करेंगे, तो उनको झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ने का मतलब हमारे जितना भी जो है सब कुछ उन्हीं के, हमारा मान सम्मान, हमारा भविष्य, हमारे जो संविधान, हमारे जितना भी सब कुछ है, उनको समर्पण कर देना जैसा हो जाए। तो इसी से टस से मस ना होना, ये मैं तो मानूंगा ये बहन जी का एक बहुत बड़ा
क्वालिटी है कि किसी भी लोगों से जो समझौता नहीं कर रहे हैं, ये हमारे आगे चल के बहुत बड़ा पूंजी हो सकता है। और हम इस देश को एक माने क्लियर, एक परिष्कृत राजनीतिक विरासत देने का जो काम कर रहे हैं वो सर सबसे बहुत आदरणीय महत्वपूर्ण सर 2 मिनट में कंक्लूड करें। है। ठीक है सर, टाइम लिमिट में काम खत्म ओके सर। करना है। तो मैं सभी से यही एक गुजारिश करूंगा, जो बुद्ध में भारत बनाना चाहते हैं, कि भारत को बुद्ध में देखना चाहते हैं, करने के बाद हमारे पास इतना साधन हमारे पास होगा जो कि उसी के साधन को लेकर हम इस देश में बुद्ध में भारत बना पाएंगे। मैं इतना कहकर मेरा वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से हमें इस सफरनामा के बारे में बताया और संघर्ष भरी कहानियों को बताया। साथ ही साथ मैं अब कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमारे अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगी। कि कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को मधुमक्खी के डंक से डर लगता है वह कभी शहद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। और हमारे जितने भी बहुजन सफरनामा के संघर्ष व्यक्ति हुए हैं, हमारे महानायक हुए हैं, उनको मनुवादी रूपी मधुमक्खियों ने बहुत डंक मारे और कुछ हमारे समाज के चमचों ने भी बहुत डंक मारे, लेकिन उन्होंने अपना सफर कभी रोका नहीं। तो हम युवाओं को भी उससे प्रेरणा मिलती है और हम इस सफर को हमेशा जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अब बुलाना चाहूंगी अगले वक्ता के रूप में माननीय रत्नेश सिंह जी, जो संभागीय अध्यक्ष है जबलपुर मध्य प्रदेश से। सर का आज के में बहुत बहुत स्वागत है और सर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। एक मिनट बबीता जी। जी हेलो, सर। जी सर। मुझे सुन रहे हैं आप? हाँ, जी तो सुन। वक्ता को कितना समय बोलना है ये थोड़ा सा बता दीजिए, कि ताकि अपना कार्यक्रम का जो स्टेशन ये जो है बना है ढांचा है वो सही रहे। कितने समय सर तक बोलना है उनको? जी सर 10 मिनट। हाँ 10 मिनट ऐसा बताइए, तो थोड़ा सा अगला वक्ता भी उस हिसाब से बात करेगा। ठीक है, ओके सही है, चलो चलने दो। हाँ, ठीक। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी गुरुओं, महापुरुषों, संतों को सादर चरण स्पर्श। और आज के इस वेबिनार में हमारे आरबीएम के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय धरतीदास भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल साहब, और आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष महोदय संचालिका बबीता चौहान जी, और आरबीएम के सभी प्रदेशों के संयोजक, महासचिव, जिलों के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्तागण, साथी। आज का जो विषय है बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायक की संघर्ष यात्रा और योगेंद्र नाथ मंडल की का आज जो जन्मदिन है, जयंती है, उस पर चर्चा। हमारे पूर्व वक्ता ने पूरा समय जो है आज के जो वर्तमान नायक है बहन कुमारी मायावती जी के बारे में लिया। और आज 29 जनवरी है, योगेंद्र नाथ मंडल की जयंती है। इस मौके पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी के बारे में मैं क्या बोलूं, ये तो सभी लोग जानते हैं। दुनिया की 10 महान लेडीज में वो हैं और आयरन लेडी कहा जाता है उनको। निश्चित रूप से जो है 4 साल जो 4 बार जो उनका कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जैसा बहन जी का शासन रहा है, शायद किसी भी मुख्यमंत्री का या दूसरे प्रदेश में भी किसी भी सरकार का कार्यकाल नहीं रहा है। उन्होंने बहुजन समाज के लिए जो भी बना वो सब किया है।
लेकिन आज का जो विषय है वो थोड़ा हट के है, मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुजन आंदोलन के जो भी नायक रहे हैं, उसमें वर्तमान नायकों में सबसे बड़ी भूमिका तो यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे बात देखें तो माननीय कांशीराम साहब की है। तो माननीय कांशीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया, वही आंदोलन सभी महापुरुषों ने चलाया, और ये आंदोलन जो है तथागत बुद्ध से लेकर बहन कुमारी मायावती जी तक आज भी चल रहा है। सर, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा भूमिका बनाते हुए कि ये जो बहुजन आंदोलन है, ये बहुजन आंदोलन को हम जो है 4 युगों में बांटते हैं। प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ। प्रथम युग में जो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, वह स्वाभिमान का आंदोलन चलाया, जिसमें तथागत बुद्ध, श्री शंभु ऋषि, एकलव्य और सम्राट अशोक। द्वितीय युग का भी जो आंदोलन था वह स्वाभिमान का आंदोलन था, जिसको हमारे सदगुरु रविदास जी, कबीरदास जी, घासीदास जी आदि संत महापुरुषों ने चलाया। लेकिन तीसरे युग का जो आंदोलन था वह, उसको हम ऐसा कह सकते हैं, उसको इंग्लिश में रिबफ एंड रिफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं। चोट लगने पर आगाह करने का आंदोलन। चोट लगी और हमने आगाह किया लोगों को, हमने आंदोलन चलाया। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो है महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी, नारायण गुरु और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो चौथा युग आता है वह मानवतावादी आंदोलन का आता है, और उसे माननीय कांशीराम साहब ने चलाया। तो वही मानवता आंदोलन, मानवतावादी आंदोलन जो बुद्ध का आंदोलन था, उसको माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, और उसी आंदोलन को लेकर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारा RVM भी पूरे भारत में चला रहा है। माननीय कांशीराम साहब, मुझे लगता है कि यदि कांशीराम साहब नहीं होते तो शायद आज हमारा ये जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं शायद नहीं चला पाए। आप लोग यदि थोड़ा पीछे नजर डालें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद 1956 के बाद एक गैप आया। 1978 तक इस आंदोलन में एक गैप आया। आंदोलन कुछ लोगों के हाथों में रहा, उनके लेफ्टिनेंट्स भी जो है उस आंदोलन को नहीं बढ़ा पाए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट्स। और कांशीराम साहब, जिनको अम्बेडकरवाद की, डॉक्टर बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, अम्बेडकरवाद की ABCD भी नहीं आती थी, उन्होंने जो है इस मूवमेंट को आगे चलाया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि आज मुझे कोई ऐसा नवयुग नहीं मिल रहा है जो इस आंदोलन को आगे ले जाए। और 15 मार्च 1856 में आगरा में अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे जो है पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं चाहता था कि ये लोग समाज की सेवा करेंगे, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि एक क्लर्कों की भीड़ बढ़ गई है जो अपने पेट भरने में व्यस्त है। निश्चित तौर पर बाबा साहब ने ठीक ही कहा था।
और उसी क्लर्कों की भीड़, उन्हीं कर्मचारियों को लेकर कांशीराम साहब ने जो उन पर एक आरोप लगा था, उस आरोप को हटाने के लिए कांशीराम साहब ने सबसे पहले जो है कर्मचारियों को इकट्ठा करके बामसेन बनाया, और बामसेन बनाने के बाद उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई सर। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि यदि कांशीराम साहब नहीं होते तो शायद अम्बेडकरवाद जो है आज इस हद तक आगे नहीं बढ़ा होता। और कांशीराम साहब जब आए तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं 1978 में बामसेन बना, 1979 में जो है मैं उससे जुड़ गया, कांशीराम साहब से भी जुड़ा रहा, बहन मायावती से तो ज्यादा नहीं जुड़ पाया, लेकिन कांशीराम साहब से मैं जुड़ा रहा हूँ। और जबलपुर वो कई बार आए, बामसेन के जमाने में वो बहुत बार आए। तो कांशीराम साहब का एक काम करने का अलग तरीका था। कांशीराम साहब किसी को कभी नाराज नहीं करते थे, और उन्होंने बहुत त्याग करने के बाद ये मकाम हासिल किया था। 2 पैर से चलकर, 2 साइकिल, 2 पहियों से चलकर जो है वो हेलीकॉप्टर तक उन्होंने मूवमेंट को चलाया। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने ही जो है इस सोती हुई कौम को जगाया। कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती हुई कौम जगाई। तो कांशीराम साहब ने ही सारे महापुरुषों को लाकर खड़ा किया, सारे महापुरुषों को उन्होंने बताया कि, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 79-80 में जो है बाबा साहब को तो लोग जानते थे, लेकिन बाबा साहब के अलावा दूसरे महापुरुषों को कोई भी नहीं जानता था। 78 में जब बामसेन में जो है कैडर कैंप शुरू हुए, तो कैडर कैंप्स के माध्यम से जो है हमको पूरी एक विचारधारा मिली, एक सशक्त विचारधारा, एक विशाल विचारधारा, एक विचार साहित्य मिला। तो उसके माध्यम से हमने जो है सारे महापुरुषों के बारे में जानने की कोशिश की, और आज हम लोग उन्हीं महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी जयंतियां मनाते हैं साथी। तो ये सफरनामा इस तरह से आगे बढ़ा, और ज्यादा समय नहीं है इसलिए ज्यादा बात को बढ़ाना ठीक नहीं है। आज जो है कांशीराम साहब के बताए हुए मार्ग पर बहन जी चल रही हैं। निश्चित तौर पर यूपी के साथियों से ये निवेदन है कि उनको अपने मंजिल तक पहुंचाएं, और भारत को बुद्धमय बनाने के लिए उनको शक्ति प्रदान करें। मैं तो यही कह सकता हूं, लेकिन केवल राजनीति के भरोसे बैठना नहीं, हमें भी कुछ काम करना। जैसा कि अभी RBM का चल रहा है, और 5-6 तारीख का जो प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया गया है, तो उसको भी सफल करना है, सफल बनाना है। तो साथियों, ये तो सफरनामा है, चलता रहेगा। और जहाँ तक आज जयंती का सवाल है, योगेंद्र नाथ मंडल की जयंती है, तो योगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब के बहुत ही करीबी थे, और बाबा साहब को पहली बार संविधान सभा में पहुंचाने का काम योगेंद्र नाथ मंडल ने ही किया था। योगेंद्र नाथ मंडल की एक बहुचर्चित सीट थी, बंगाल की जैसोर खुलना सीट से जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने चुनाव लड़ाकर जो है संविधान सभा में पहुंचाया। बाद में भले वह सीट जो है पाकिस्तान में चली गई, बाबा साहब की सदस्यता समाप्त हुई, लेकिन बाबा साहब तो पाकिस्तान जाने से रहे, वो तो इस देश के ही थे और इस देश में ही रहे। उनकी सोच कुछ अलग थी, लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल जो है वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में उनको जिन्ना ने आश्वासन दिया कि दलितों को उनके हक अधिकार मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और वो लौट कर 1950 में यहाँ वापस भी आ गए। तो योगेंद्र नाथ मंडल उस समय जो है जब वो पाकिस्तान गए तो उनको पहला कानून मंत्री बनाया गया। और देखिए, तारीफ की बात यह है कि दोनों देश में, जैसे ही दोनों देश स्वतंत्र हो गए 14 अगस्त और 15 अगस्त को, तो दोनों देशों में जो है दलित नेता जो है वो कानून मंत्री बने। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री बने, और पाकिस्तान के कानून और श्रम मंत्री जो है योगेंद्र नाथ मंडल बने।
लेकिन 2-3 साल बाद दोनों को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा जो है 8 अक्टूबर 1950 को जो है योगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा दे दिया और 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल ने हताशा के कारण इस्तीफा दिया कि उन्होंने जो दलितों के सामाजिक सम्मान की जो बात की थी, उनके हक अधिकारों की बात वहां पर रखी थी, उनको वही ऐसा नहीं हो सका। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जनवरी 1950 में इस देश का, इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखकर एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो साथियों देखिए, दोनों उसके बाद जो है योगीनाथ मंडल जो है 1950 में यहाँ बंगाल आ गए और बंगाल में रहते रहते जो है उन्होंने, उस समय संसाधन की कमी थी, संसाधन को कैसे भी उन्होंने जोड़ तोड़ के संसाधन इकट्ठे किए और चुनाव लड़े, 4 बार चुनाव लड़े, लेकिन चारों बार जो है उनकी जमानत जब्त हो गई। और जमानत जब्त होने के बाद जो है उन्होंने पत्रिका, समाचार पत्र, पत्रिका का प्रकाशन भी किया, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके। तो योगेंद्र नाथ मंडल जो है उसके बाद जो हताश हुए और उनकी जो मृत्यु जो हुई वो एक नदी में नाव से नदी को पार कर रहे थे, तो उनको हृदयघात होने से, हार्ट अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय जो है केवल नाविक था, कोई भी नहीं था, तो इसका कोई अभी पता नहीं चल पाया कि कैसे, लेकिन हार्ट अटैक से बताते हैं वहाँ, और कोई भी दूसरा दवा नहीं था साथी। इस तरह से योगेंद्र नाथ मंडल का जो है योगदान जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहुत बड़ा था और वो अनन्य सहयोगी थे। तो साथियों, योगेंद्र नाथ मंडल को की जयंती के लिए मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आगे फिर मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने आऊँगा। मैं 79 से ही वामसेप का मेंबर रहा हूँ और जबलपुर जिले का काफ़ी कई सालों से जो है जिले का संयोजक रहा हूँ और आज भी बहुजन समाज पार्टी में तो काम करता हूँ, लेकिन आरबीएम से जुड़ने के बाद में पहली बार आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, इसलिए आप सभी को अच्छी तरह से पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में सबको पहचानूंगा और सभी को जो है मेरा अंत में जो अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम साथी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत ही संक्षिप्त रूप से हमें जोगिंदर मंडल जी के बारे में भी बताया, साथ ही साथ बहुजन सफरनामा के सभी नायकों पर प्रकाश डालते हुए हमें बहुत ही विस्तृत तरह से बताया। एक बार पुनः सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आप कुछ पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगी माननीय तुषार हटकने जी को, जो कि अमरावती महाराष्ट्र से है। तो सर के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता है और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में जिंदगी जीता है, जिंदगी उसके आगे सिर झुकाती है और उसका उदाहरण हमारे सभी महापुरुष हुए हैं बहुजन संघर्ष नामा के। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। माननीय तुषार हटकने जी, अमरावती महाराष्ट्र से सर आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैडम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, धम्मप्रिय महान सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिबा फुले, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामस्वामी नायकर जी, साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे, माता सावित्रीबाई फुले, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, सभी संत गुरु एवं महामानवों को सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष मान्य धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय आचार्य मान्यवर किशोर बौद्ध जी, मान्य बादल बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक, आप सभी साथियों को मेरा और इस वेबिनार में से जुड़े सभी वरिष्ठ एवं मेरे युवा साथियों को सर्वप्रथम मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। आज जिस महामानव के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वेबिनार में, तो आज
हम बात करने वाले हैं महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी के बारे में। उनके जीवन पट पर कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाबा साहब को सन 1946 में पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में चुनाव जितवा कर भेजने वाले और कोई नहीं बल्कि महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी थे। महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल इनका 29 जनवरी 1904 में मोयस्त कोंडी गांव बागगंज जिला बरिसाल पश्चिम बंगाल में एक नमोशूद्र परिवार में जन्म हुआ। पिता का नाम रामदयाल मंडल तथा माता का नाम संध्या देवी था। उन्होंने सन 1929 में बीए की परीक्षा पास की। 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एलएलबी किया एवं बरिसाल जिला अदालत में वकीली का व्यवसाय करते थे। वे शोषित पीड़ितों और खेतीहार मजदूरों के केसेस फ्री में लड़ते थे और इसीलिए समाज सेवक के तौर पर ख्याति प्राप्त थी। जनवरी 1936 में गौर नदी थाना का लोकल बोर्ड का चुनाव वे कांग्रेस जिला अध्यक्ष के विरुद्ध 52% वोट लेकर जीत गए। सन 1937 में बरिसाल चुनाव क्षेत्र में प्रत्यक्ष हुए और जीतकर विधायक भी बने। 18 जुलाई एवं 20 जुलाई 1942 को नागपुर के अखिल भारतीय दलित सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसी सम्मेलन में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई थी। मई 1943 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल प्रांतीय शाखा की शुरुआत की और यही से जागरण साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने किया था। सन 1942 के चुनाव में जोगेंद्रनाथ मंडल जी विधायक बने थे। सन 1945 में जब सरकार गिरी और मुस्लिम लीग द्वारा सरकार बनाने की कोशिश की जा रही थी तो मंडल जी ने 3 शर्तों पर समर्थन मुस्लिम लीग को दिया था। पहली शर्त थी 3 शेड्यूल कास्ट के मंत्री होंगे, 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट के होंगे, कम्युनल अधिनियम अंतर्गत 5 लाख रुपए की शेड्यूल कास्ट के शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जो सारी शर्तें मान ली गई और मंडल जी को मंत्री पद भी दिया गया। 3 अक्टूबर 1945 को पुणे में अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष जस्टिस आर भोले थे। स्कूल का उद्घाटन जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने किया था। मार्च 1946 में चुनाव ने एकमात्र जोगेंद्रनाथ मंडल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन फिरोजपुर चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते जिसमें कि 30 आरक्षित सीटें थी। उसमें से 26 कांग्रेस ने जीती थी, निर्दलीय 3 थे और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से खुद माननीय जोगेंद्रनाथ मंडल जी चुन कर गए थे। 19 मई 1946 को दिल्ली में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बैठक बुलाई गई जिसका विषय था बाबा साहब को संविधान सभा के होने वाले चुनाव में कहां से प्रत्याशी बनाया जाए ताकि वे जीतकर संविधान सभा में पहुंच सके और बहुजन समाज के हक और अधिकार स्वतंत्र भारत के संविधान में सुरक्षित कर सके। जब किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो पश्चिम बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल जी द्वारा भेजे गए 2 प्रतिनिधियों द्वारा बाबा साहब को बंगाल से प्रत्याशी बनने का अनुरोध किया गया जिसे बाबा साहब ने स्वीकार किया। अब बाबा साहब के चुनाव प्रचार की और उन्हें संविधान सभा में जिताने की जिम्मेदारी जोगेंद्रनाथ मंडल जी पर थी। 30 जून 1946 को बाबा साहब बंगाल की एक सभा में अपने भाषण में कहते हैं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं, अब समय आ गया है कि हम लोग अपने आपसी मनमुटाव एवं छोटी छोटी बातों को भुलाकर एकत्र होकर संगठित होकर अपने दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए बाकी भारत के नए संविधान के निर्माण में सहयोग करें तथा इस बात के लिए जागरूक रहे कि हिंदू बाहुल्य वाली संविधान सभा में
कहीं हमारे हितों का बलिदान ना हो जाए और सदा सदा के लिए उनके गुलाम ही न बन जाए। जैसे कि मदर इंडिया 1945 में प्रकाशित पुस्तक में पूरा वर्णित किया गया है। बाबा साहब यहाँ पर ये मदर इंडिया किताब का 1945 में जो छपी थी उसका यहाँ पर संदर्भ दे रहे हैं। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस ने CR ठाकुर को नामित किया था तथा दलित वर्ग के ही एक विद्रोही गुट के व्यक्ति MB मलिक को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रभारी बनाया गया था। चुनाव के दिन हजारों की संख्या में दलित बंगाल विधानसभा भवन के पास पहुंचे थे। पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी एवं गोलियों की चिंता किए बगैर भवन के आंगन तक पहुंच गए। दलितों की नग्न तलवार विधानसभा के आंगन में लहरा रही थी और अंबेडकर जिंदाबाद के नारे आकाश में गूंज रहे थे। इन ही प्रदर्शनकारियों ने जिला जालंधर के एक गांव के तलहन गांव के बुद्ध सिंह नामक एक अछूत आगे बढ़ा और उसने अपनी नंगी कृपान यानी कि तलवार से घुमाते हुए घोषणा की, मैं प्रण करता हूं कि यदि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चुनाव में हरा दिए गए, तो तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी और मैं अपने जीवन की आहुति दे दूंगा। बुद्ध सिंह के बाद अन्य दलितों ने भी इसी प्रकार की शपथ ली। यह खबर कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक स्टेटमेंट ने 18 जुलाई 1946 के अंक में छापी हुई थी। 20 जुलाई 1946 को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। बाबा साहब न केवल विजयी हुए बल्कि देश भर में स्वतंत्र उम्मीदवारों में उनको सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए थे। और बाबा साहब चुनकर आने के बाद में भारत बंटवारे के बाद कूटनीति के तहत बंगाल का वह हिस्सा जहां से बाबा साहब चुनाव जीते थे, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, बांग्लादेश को दे दिया गया और बाबा साहब का सदस्यत्व रद्द कर दिया गया। साथ ही जोगेंद्रनाथ मंडल और नमोशूद्र लोगों को भी सजा दी गई, क्योंकि वो आज भी इस स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं कि बॉर्डर पर रहते LOC पर और नो मैंस लैंड में वो जिंदगी बिता रहे हैं। यह उनके लिए सजा नहीं तो और क्या है। 15 अगस्त 1947 मेंबर एंड टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान जोगेंद्रनाथ मंडल जी बने। 15 अगस्त 1947 से लेकर तो 8 अक्टूबर 1950 तक जोगेंद्रनाथ मंडल जी पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्टर ऑफ लेबर बने। 1/10/1949 से लेकर 8/10/1950 तक जोगेंद्रनाथ मंडल जी सेकंड मिनिस्टर ऑफ कॉमनवेल्थ एंड कश्मीर अफेयर्स रहे। 8 अक्टूबर 1950 को उन्होंने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया और फिर वे भारत आकर बस गए। जोगेंद्रनाथ मंडल जी अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक अपना सामाजिक परिवर्तन का कार्य भारत में ही करते रहे। मान्यवर कांशीराम जी द्वारा चलाई गई मूवमेंट की वजह से हमें इस इतिहास की जानकारी मिली, जिसे कांग्रेस और मनीवादियों द्वारा दफनाने की कोशिश की गई थी। 5 अक्टूबर 1968 को महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी का परिनिर्वाण हो गया। जैसे कि रत्नेश सिंह जी ने हमें यहाँ पर कहा कि हृदय विकार के चलते उनका देहवसन हो गया, परिनिर्वाण हो गया। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस महामानव को याद क्यों किया जाना चाहिए। इस महामानव के चलते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पर चुन कर गए थे। साथियों, संविधान सभा पर चुनकर जाना कोई एक आसान कार्य नहीं था। संविधान सभा के चुनाव किस तरह से होने वाले थे, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखूंगा। तो जरा समय का ध्यान रखिए, जरा प्लीज जी समय का ध्यान रखिए। हाँ जी, संविधान सभा के चुनाव किस तरह से होने वाले थे। तो मतदान पद्धति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से थी। जिस तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं,
अप्रत्यक्ष तरीके से ये चुनाव होने वाले थे। और जोगेंद्रनाथ मंडल जी के पास में महिला विंग काम करती थी, विद्यार्थी विंग उनके साथ में जुड़ी हुई थी। महिला विंग को उन्होंने कार्य दिया था, जिनके जो महिला विंग की जो मेन लीडर थी वो थी समादार नाम की महिला। और वे जब काउंसिल मेंबर अपने घर से बाहर जाते थे, वो काउंसिल मेंबर के घर की महिलाओं को समझाते थे कि बाबा साहब किस प्रकार से और क्यों जीत कर आना जरूरी है। इस प्रकार उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग कर कर उनके घर में उनके महिलाओं को समझा कर बाबा साहब के प्रति जागरूकता कर कर उन्होंने बाबा साहब के लिए वोट इकट्ठा करने का काम भी किया। तो सब जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने एक ही दिशा में काम न करते हुए सभी एस्पेक्ट पर काम करते हुए बाबा साहब के लिए वो भूमि तैयार की। मैं इतना ही आपके सामने बताना चाहता था। और जोगेंद्रनाथ मंडल जी के जयंती के अवसर पर आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने मुझे यहाँ पर सुना, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। माननीय तुषार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सुधोधन बड़वने जी को बुलाना चाहूंगी, वो आए और अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जो भी वक्तागण यहाँ पे आए हैं, सभी ने अच्छा अपना बात रखी है। थोड़ा सा समय का ध्यान कम गया, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। बहुजन सफरनामा का जो विषय रखा है, ये बहुत ही गहन विषय है। और इस विषय पर आपने जो भी दिया ये अच्छा दिया। तो अध्यक्षता का भाषण करने के पहले सबसे पहले तो मैं RBM राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का शुक्रगुजार हूँ, ताकि मुझे इस सभा का अध्यक्ष चुना गया और मुझे सम्मानित कर दिया। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सभा के हमारे RBM के संस्थापक भारती जी, धर्म प्रकाश भारती जी, और कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह जी, जिन्हें मैं बहुत दिन से जानता हूँ, वो भी मुझे पहचानते हैं। शायद उन्हें याद होगा, हम 3-4 बार मिले हैं, रामनगर में मिले हैं, सांची में मिले हैं, और जब जब अपनी बात होती है, मैं आगरा में भी 4-5 बार आपसे मिला हूँ। तो जी, अभी जी, हम जी सर, हाँ, जी, सब याद है मुझे। जी, हाँ। और हमारे जो मित्र है किशोर बौद्ध जी, तो ये तो इन्हें तो मैं 10 साल के उसके भी पहले से जानता हूँ। नागपुर में बहुत बार उनका भी प्रवचन हुआ है। तो आज का जो जी कड़ी ही जो है, ये बहुत ही गहन विषय भी था एक्चुअली। कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया, कुछ लोगों ने नहीं पकड़ा। हमारे कड़कने जी ने तो बहुत अच्छा बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कड़कने जी को और समय देना चाहिए था, पर समय की सीमा रखते हुए मैं थोड़ा सा इंटरप्ट किया। और सबसे पहले बात तो यह है, मेरी थोड़ा 2 मिनट रखने के पहले मैं अपना ये बात सब आपके साथ में बता दिए है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, हमारा भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, कबीर जी, और आज जिनकी जयंती है बंडन जी, इनको मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आप सभी को श्रोतागण जो भी है, जो भी जुड़े हैं, जहां से भी जुड़े हैं, पहली बार हम बात कर रहे हैं, आप सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सफरनामा जो है, ये तो बहुजन के हित में जो सफरनामा है, ये तो बहुत सदियों से चल रहा है। सबसे पहले बात अगर किया जाए तो भगवान गौतम बुद्ध
बहुजन के हित के लिए जो संघर्ष किया उन्होंने, बहुजन जो मनुस्मृति तो बाद में आई, पर उस समय भी जो वैदिक धर्म था और वो वैदिक धर्म के प्रभाव के विरुद्ध उन्होंने करके हमारे ज्यादा से ज्यादा बहुजन लोगों का जो हक है, समानता है, वो मिलाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले ट्राई किया। उसके बाद में अगर हमारे जबलपुर के जो वक्तागण है उन्होंने बहुत सही बताया है, 4 भागों में बांट लिया है उन्होंने, तो बहुत ज्यादा दोहराना नहीं चाहूंगा मैं, फिर भी कुछ चीजें जो है मैं रखना चाहूंगा। जैसे कि महात्मा फुले जी है, महात्मा फुले जी ने तो अपना पूरा जीवन बहुजन के हित के लिए संघर्ष किया और बहुजन के हित के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद में उनके साथ में माया सावित्रीबाई फुले, इन्होंने भी जो कार्य किया बहुजन के हित के लिए, बहुजन बोले तो हमारे भारत में आज जो 130 कोटि या उससे भी ज्यादा जनता है, उसका अगर 50% अपन ने लिया जाए तो 65 करोड़ लेडीज है। और लेडीज की उन्नति, लेडीज बोले तो महिला है, और महिला की जो उन्नति जो होनी थी वो हमारे माता सावित्रीबाई का जो योगदान रहा, उसके वजह से ये हमारी महिला, हमारी नहीं सभी महिला, बहुजन समाज तो महिला का उद्धार तो हुआ, उसी के साथ साथ जो आज अपन बोलते ब्राह्मण समाज या उचित समाज, उनकी भी महिला का उद्धार हमारे सावित्रीबाई फुले ने किया है। ये जो सफरनामा है, ये जो सफर चलते आ रहा है, ये जो अगर अपन ने देखा जाए तो शाहू महाराज ने भी हमारे बहुजन समाज के लिए जो बात अपने लिए किया, वो अगर अपन इतिहास में अगर जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। हम आज जो कुछ हमारा जो प्रतिनिधित्व है, और प्रतिनिधित्व की बात जो रखी है वो शाहू महाराज ने रखी है। ये शाहू महाराज का भी बहुत सा योगदान उसमें रहा है, और ऐसा ही जो सफरनामा चला है, फिर उसी के साथ में अभी आज का जो अपना मेन थिंग जो है प्राणनाथ जोगेनाथ जी मंडल, इनका भी योगदान बहुत 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 है। ये कड़कने जी ने बहुत अच्छा समझाया अपने को, कि उन्होंने बहुत चीजें बारीक 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 बता दी है, कि उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, फिर भी बताना पड़ेगा कि अगर उस समय बाबा साहब को जोगेंद्रनाथ मंडल जी अपनी सीट खाली करके खुलना और जोसफ से अगर उनको अपने चुनाव नहीं लड़वाते थे, तो उनका जो हौसला था बाबा साहब का, वो बड़ा नहीं होता। फिर भी ये जो संघर्ष करते थे, उनके खिलाफ पूरे कांग्रेस पार्टी चली गई थी, उनके खिलाफ पूरे नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और जो जो उस समय थे, ये सभी के सभी उनके तरफ, उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। और उनका कहना था कि मैंने पार्लियामेंट की, अपने जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सभी दरवाजे, सभी खिड़कियां बंद कर दिए, और देखेंगे कि बाबा साहब कैसे संविधान सभा में आते। जब 1946 की बात है, फिर भी बाबा साहब को जो सबसे पहला जो सहायता या सबसे पहला जो हिम्मत जताई, तो महान अपने जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी है उन्होंने जताई। उन्होंने 2 लोगों को भेज के उनको बताया कि दसना और खुल्लर का जो मेरा है वो एक्चुअली जीना का एक हेड क्वार्टर था। 72% वहां पे मुस्लिम लोग थे, फिर भी नमोशूद्राय समाज के लोग थे, और उनके वजह से बाबा साहब वहां से चुन के आए। बात तो ये सही हो गई, मंडल साहब ने बहुत उनको सहायता किया। और सबसे पहले और गहन बात है कि एक हमारे वक्ता ने बताया कि बाबा साहब का उनसे ताल्लुकात नहीं था, उनसे ताल्लुकात था। हमारे कड़कने जी ने बताया है कि 1942 में नागपुर में जो सभा हो गई 18, 19, 20 जुलाई को, उस जुलाई के जो सभा हो गई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, उसमें मंडल जी आए थे, पधारे थे, और उनसे मंडल जी का, उनका और बाबा साहब का बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छा ताल्लुका था। और उसी समय
बताया इन्होंने कि उसी समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नींव रखी गई। वही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का बंगाल में भी हमारे मंडल साहब ने वो शाखा खोली, और इस तरह से उनका जो सहायता जो थी बाबा साहब के प्रति बहुत लगाव था। पर क्या बोलते हमारे जो कांग्रेस के लोग थे उस समय बाबा साहब के खिलाफ थे, मंडल साहब के खिलाफ थे। मंडल साहब के खिलाफ होने के वजह से और बाबा साहब वहां से चुन के आने के वजह से वो जो पोर्शन था कि जो संयुक्त भारत में था उनको बांट दिया, सॉरी पूर्व पाकिस्तान में बांट दिया। और वो पूर्व पाकिस्तान की जो अर्थ थी, अर्थ बोले तो क्या बोलते, अर्थ थी कि 51% मुस्लिम अगर होगा तो वो उस तरफ जाएगा। तो ये मंडल का खिलाफ जो उनका रोष था, वो रोष उन्होंने उनको निकाल के कर दिया। फिर सवाल उठता है कि अभी ये बहुजन समाज का उत्थान करने के लिए बाबा साहब को संविधान सभा में होना जरूरी है, तो उसके बाद में और कौन जुड़ गया है उसके साथ में? तो बाबा साहब को फिर कैसे भी करके इनको संविधान सभा में लेना पड़ा। इसके पीछे में एक थोड़ी सी 5 मिनट की मैं बात बताता हूँ कि कांग्रेस ने लोगों को फॉरेन में भेजा था, जाओ कोई है क्या दूसरा आदमी हमारा संविधान बना के देने वाले। जब ये कांग्रेस के एक अय्यर करके अपना मद्रास का आदमी गया, लंदन पहुंचा, तो लंदन में फिलिप साहब मिले। तो फिलिप साहब ने उनको बोला कि भाई तुम यहाँ क्यों घूम रहे, तुम्हारे पास में तो आदमी है, जाओ उनसे बात करो। तो वो पूछे कि कौन सा आदमी है? तो उस समय फिलिप्स ने बताया कि हमारा विद्यार्थी रह चुका और वो पूरा विश्व में सबसे बढ़िया विद्यार्थी है, उनसे तुम संविधान लिखाओ। तो वो फिलिप्स और बाबा साहब ने, फिलिप्स ने बताने के बाद वो वापस आ गए। और वैसे ही ब्रिटेन सरकार उन पर दबाव डाल रही थी कि भैया आपका संविधान बनाओ, जब तक आपका संविधान नहीं बनेगा आपको कोई भी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं और स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। और 1947 में जब स्वतंत्रता मिली तो 26 जनवरी 1950 तक कांग्रेस का ही राज्य था, जब तक संविधान नहीं बना तब तक। और ये संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को बहुजन समाज का उत्थान करना था। उसके लिए बॉम्बे से जयकर जी जो थे उन्होंने अपनी सीट खाली कर दिया। जयकर जी का भी योगदान हमारे बहुजन सफरनामा में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जयकर जी ने दिया और फिर वो बाबा साहब वहां से बॉम्बे से चुन के आए और संविधान सभा में गए। संविधान सभा में तो संघर्ष आपको पता ही है, ये तो आज बताने की बात नहीं है। पर मंडल जी का जो आज का दिन है, मंडल जी के ऊपर जी बहुत सारा इन्होंने बता दिए। पर मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो जो उद्धार करता है, जिन्होंने समाज का उद्धार करने के लिए, समाज के लिए संघर्ष किया, उनके नाम तो भी हमें पता चलना चाहिए। उनके नाम मैं थोड़ा सा गिनूंगा, मैंने लिख के रखा है, आप थोड़ा माफ करना मुझे। तो देखिए ये जो सफरनामा जो शुरू होता है, ये शुरू होता है संत रविदास से, संत कबीर से, महात्मा फुले से, सावित्रीबाई फुले से, नारायण गुरु, माता रमाई, उदा देवी पासी, स्वामी अच्युतानंद हरिहर, झलकराबाई कोरी, बाबा तिलकनाथ माझी, बिरसा मुंडा, बाबा बासीराम, संत गाडगे बाबा, पेरियार स्वामी नायकर, छत्रपति महाराज, शाहू महाराज, महात्मा महान हमारे जो सभी के जो दिल में बैठे हैं, माननीय काशीराम साहब, माता दीन भंगी, कर्पूरी ठाकुर, जिनका जन्मदिन अभी 24 जनवरी को मनाया लोगों ने हुआ, पेरियर ललई स्वामी यादव और फिर जोगेंद्रनाथ मंडल साहब। ये सब नाम जो है हमें याद रखना चाहिए। और ये जो अगर हमने नाम याद रखे, हम बाबा साहब ने बोला है, हमारे प्रकाश जी भारती जी ने हरदम बोलते रहते हैं कि जो हमारा, हम जो आदमी, बाबा साहब तो बताते हैं कि जो आदमी हमारा इतिहास भूलते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते या संघर्ष नहीं कर सकते। ये जो बात है, तो इन सब का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बहुजन समाज के लिए कांशीराम महाराज बाबा साहब ने जो नींव रखी थी, कांशीराम जी ने हमें ये सब लोगों को चुन के, कांशीराम साहब ने
पढ़ाई करके, पूरा पढ़ के हमारे सामने इन लोगों को रखा है। बहुत से लोगों को या हमें भी नहीं पता था वो कई दिन तक। तो कांशीराम साहब ने जोगीनाथ मंडल का जो भी कार्य है वो भी सबके सामने लाया है। कांशीराम साहब का जो कार्य है वो तो हम भूल नहीं सकते, और उनका ही जो कारवा है वो कारवा हमें बढ़ाना है। हमें बहुजन समाज का भी उत्थान करना है, और साथों साथ हमें जो पहला जो हमारा वक्त थे उन्होंने भी बहुत सही बताया कि डॉक्टर बाबा साहब चाहते थे कि हम पूरा भारत वर्ष बौद्धमय करना चाहते थे, और ये पूरा भारतवर्ष बौद्धमय करने के मार्ग जो है वो हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, नाम ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे टापू में, पूरे हमारे भारतवर्ष में जहां जहां भी जा सकते हैं वहां जाके, जहाँ सब लोगों से ज्यादा जुड़ा के हम जो बौद्ध का जो अच्छी बातें हैं हम उनको बताने को चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बहुजन हमारे साथ जुड़ना चाहिए, यही हम तमन्ना रखते हैं, ताकि हम सारा भारत बाबा साहब का जो स्वप्न था और इन लोगों का जो संघर्ष है, ये संघर्ष यानी क्या बोलते हैं उसको, वाया, हमारे मराठी में वाया नहीं जाने बोलता है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। बाबा साहब का संघर्ष, इन महान लोगों का संघर्ष, जोगीनाथ मंडल का संघर्ष, हमारे कड़कनी जी ने बताया है कि जिस समय जोगीनाथ मंडल ने हमारे बाबा साहब को सहाय किया तो उसका बदला लेके इन लोगों ने पाकिस्तान कर दिया, और पाकिस्तान में वो मंत्री रहने के बावजूद भी हमारे जोगीनाथ मंडल वहां पे मंत्री रहे। वहां पे वो चाहते थे कि वहां के जो दलित है, वहां के जो अछूत है, उनको भी उनका भी उत्थान हो, उनको भी समानता मिले, उनको भी हक मिले। पर बात ये हो गई कि जिन्ना सरकार ने उनसे बदला निकाला और उनका तो ये होने नहीं दिया, पर उनको इतनी ये हो गई कि उनको तकलीफ हो गई कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हमारे जबलपुर के जो वक्ता है उन्होंने बताया कि बाबा साहब और मंडल जी इनका सभी का रह गया कि उधर भी वो भी कानून मंत्री थे, बाबा साहब भी इधर कानून मंत्री थे, उधर वो भी 2-3 साल रहे, और वो लोगों का ये जो हमारी बात थी, हमारे हक नहीं मिलने की वजह से हमने अपना इस्तीफा दे दिया। नहीं, बाबा साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पास न होने की वजह से, बहुजन को अधिकार न मिलने की वजह से बाबा साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ये जो संघर्ष है ये चलता ही रहेगा। उसके बाद में अभी मायावती जी जो है, मायावती जी का भी संघर्ष थोड़ा अपन ध्यान में रखना चाहिए। जो संघर्ष आज हिम्मत के साथ में यानी आयरन लेडी करके अपन जो बात करते हैं, संघर्ष करती है, वो संघर्ष सचमुच यानी अपनी नजर में रखते हुए अपन ने भी अपना बहुजन समाज जो है वो बहुजन समाज कैसा आगे बढ़े, हमारा भारत कैसा बौद्धमय बने, इस सब बातों का अपन ध्यान रखना चाहिए। और जो भी श्रोतागण है, जो भी हमारे श्रोतागण, जो भी हमारे वक्तागण है, इन्होंने अपनी बात सही रखी है, अच्छी रखी है, और इससे हमें थोड़ा प्रेरणा भी मिलती है। और ऐसे कार्यक्रम हम बार बार करते रहेंगे, देते रहेंगे। जाते जाते मैं एक बात आपको बता दूंगा कि बाबा साहब का जो वाक्य है ये बताया इन्होंने कड़कनी जी की, फिर भी मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि 30 जून 1946 को जो बाबा साहब कहते थे कि अब समय आया है कि हम लोग आपसी मनमुटाव, छोटी छोटी बातों का भुलाकर एक होकर, संगठित होकर दलितों के हक का सुरक्षा करना के लिए, संविधान निर्माण के लिए बाबा साहब ने सहयोग करे, ऐसा वहां बताया था। पर आज के भी क्षण में, आज के भी दिन में हमें हमारे कुछ मनमुटाव हो गए, हमारे इसमें कुछ ये होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, कोई ये होगा, तो ये सब भूलकर हमें एक होना है। और बाबा साहब का जो स्वप्न है, बाबा साहब वो स्वप्न साकार करना है। साथ में जैसे ही जिस तरह काशीराम जी का स्वप्न था, वो भी उसी के साथ में वही स्वप्न था, वो भी साथ अपने को साकार करना है। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा, वैसा ही समय ज्यादा हो गया, 9 बजे के आगे चला गया, तो आप लोग को भी बहुत देर से आप सुन रहे हैं, आपका भी मैं समय नहीं लूंगा।
तो मैं यही बातों पर विराम देना चाहूंगा। उसके पहले मैं फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज नहीं होगा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से सभापति की हैसियत से सभा को कंक्लूड किया है और आपको ज्यादा से ज्यादा समय सुनने के लिए साथियों को मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। आगे भी हम आशा करते हैं कि आप अगली बार हमें बताइए, हम 30 मिनट के किसी विषय पर अपनी बात जी रखते जी चलें। और जी फरवरी पूरी है गुरु रविदास जी के ऊपर चलेगी, मार्च बिल्कुल पूरा बिल्कुल मानवर कांसीराम साहब पर चलेगा, जी अप्रैल फुले साहब और बाबा साहब पर चलेगा। उसमें आपने बिल्कुल कहा कि एमआर जयकर साहब का भी उसमें अच्छे से रखा जाएगा। रखा जाएगा। उनके द्वारा बाबा साहब पुणे कांग्रेस में सभा से जीत के गए थे, उनका सब विस्तार महीने में जो जन्म जयंतियों के अनुसार रखा गया है, आपने बहुत अच्छे से रखा। संचालक जी आगे बढ़ा। संचालक जी ऐलान करना। संचालक जी अभी जुड़ी नहीं है, उनकी बबीता प्रॉब्लम हो जी सकती है। हो हाँ सकता है। बबीता जी, तो मैं साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें माननीय भारती साहब, और सभी को आशीष स्वरूप अपने वचनों से लाभान्वित करें। माननीय साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की वेबिनार की अध्यक्षता की हमारे इंजीनियर सुदोधन बनबड़े साहब ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बड़ी ज्ञानवर्धन बातें आपने रखी। हमारे तुषार साहब ने भी बहुत ज्ञानवर्धन बातें रखी। हमारे जबलपुर के साथी, बहुत पुराने सीनियर साथी हैं हमारे रत्नेश जी, कड़कड़े साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा संचालन किया हमारी छोटी बहन बबीता चौहान जी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे बहुजन सफरनामा के माध्यम से हम लोगों की कोशिश, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी साथियों की कोशिश ये है कि जो महापुरुष जन्मे हैं, जिनका जीवन संघर्ष है, उसको हम अपनी नई पीढ़ी के सामने लाएं और हमारी नई पीढ़ी को उनके संघर्ष का बोध हो सके, ज्ञान हो सके, ये इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो बनाई गई, उसका ही उद्देश्य ये है कि हम अपने गौरव को, गौरवशाली इतिहास को, जो बड़ी चालाकी से मुट्ठी भर लोगों ने दबा दिया है या उसको मिटा दिया है, उसे हम खोजें, अपने महापुरुषों की जीवन संघर्ष को हम भारत के 140 करोड़ लोगों के सामने ला सकें। यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य की पूर्ति में हम लोग लगे हुए हैं। अभी 5 और 6 फरवरी का प्रोग्राम कोरोना की महामारी के कारण और जिला प्रशासन के द्वारा परमिशन नहीं दी जा रही थी, या दी जा रही थी तो बहुत कम लोगों की परमिशन वो दे रहे थे, तो उसमें हम अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। इसलिए अब 30 अप्रैल और 1 मई को कर दिया गया है, यानी बाबा साहब की जयंती के ठीक 15 दिन बाद
और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की जयंती से 15 दिन पहले तो ये प्रोग्राम रखा है और इसका एक पर्चा बना दिया गया है और व्हाट्सएप के माध्यम से देश के सभी जिम्मेवार साथियों पर वो पर्चा भेज दिया गया है। तो मैं सभी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यगण, ये जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, वो उस पर्चे के आधार पे अब आप लोग अपने अपने पर्चे छपा लें। 5-5 हजार, 10-10 हजार ब्लू व्हाइट छपा लें और जहां निवेदक लिखा है वहां आप लोग चाहे तो अपने 10-10, 5-5 खास जिम्मेवार व्यक्तियों का नाम भी आप उसमें लिख सकते हैं, राज्यवार उसमें ऐड करके, तो आप प्रचार प्रसार में लग जाएं। और ये 2 दिन की जो धम्म संगति होने के लिए जा रही है, ये धम्म संगति प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत की एक बड़ी आवाज बनकर उभरे और इसकी चर्चा भारत के कोने कोने में हो। हमारा बड़े से बड़ा जो मानवता का विरोधी है, उसको भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की ताकत को स्वीकार करना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ धम्म संगति में हम लोगों को लगना है, ये मेरा निवेदन है। शाम को 8 बजे से ये सफरनामा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी 1-1, 2-2 साथियों को हमारे साथी जरूर जोड़ें, उनमें आदत डालें। देखिए, हर रोज आपको नई चीज, नया ज्ञान, नया तजुर्बा आपको मिलेगा, जो आपको भारत के किसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। वो आपको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की संगति में मिलेगा, वेबिनार में मिलेगा। तो केवल आप पे ही उसका फायदा मत लीजिए, उसका फायदा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कार्यक्रम से जोड़िए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और कल शाम 8 बजे फिर हम मिलते हैं बहुजन सफरनामा में। और जितने साथी जुड़े, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने आज के अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद साहब। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी भक्तगणों ने विषय के अनुसार अच्छे से उल्लेखित किया गया है और उपस्थित साथियों ने भी बहुत मन लगा कर सुना है और आगे भी सुनते रहेंगे। बीच में आचार्य जी का भी पूरा 1 दिन का समय आगे आएगा, उनकी सहमति के आधार पर वो जिस दिन तैयार होंगे इस सफरनामे का बीच में वो कंक्लूड करेंगे और 6 महीना तक ये चलता रहेगा। बीच बीच में आचार्य जी की सहमति के आधार पर आचार्य जी भी आते रहेंगे और संस्थापक जी भी बीच बीच में आते रहेंगे। और आज के सफरनामे के समापन के लिए मैं सभी साथियों को माइक परमिशन करता हूं, खोलें और सभ्य सत्ता से हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं।